व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, बेसिक्स करे और एज पर योर 20 डेज रिवीजन शेड्यूल आपको कैश फ्लो ही करना है। तो आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे और कैश फ्लो में कुछ और अच्छी एडजस्टमेंट्स, किस तरीके से बड़े क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक और बड़ा 6 मार्कर फ्रॉम कैश फ्लो। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करते हैं अब हम कैश फ्लो का क्वेश्चन ये है हमारे सामने। बट बिफोर दैट हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मेट पूरा करते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या आता है। तो चलो, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कैश फ्लो का किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह 3 पार्ट्स में पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ए हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। थर्ड हमारे पास आता है सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपके पास 3 चीज़ें हो जाती हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ लिख सकते हो। फिर आपको कैलकुलेट पहुँचते हो आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये फुल फॉर्म में लिखना प्लीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो उसके बाद क्या एडजस्ट करेंगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, तो आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें आती हैं? फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन्स भी कौन से? मेनली डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक नोट हम हमेशा की तरह पहले ही रेडी रख लेते हैं सो दैट हमें बाद में दिक्कत ना आए, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप, TIPP। TIPP में क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तो माइंड में सेट रखना बिल्कुल। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। डन। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, हमारे फॉर्मेट को फिल करना शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ DCX लिमिटेड एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ना ईयर चेक करा करो, क्योंकि कई बार बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होता, यहाँ पे प्रीवियस होता है, यहाँ करंट होता है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपको अवेयरनेस रखनी है एग्जाम में। देखो, कोई भी एग्जाम हो, अवेयरनेस इज मस्ट। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स कराओगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर चेक करना बहुत जरूरी है कि वो इस फ्लो में है या इस फ्लो में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब विल स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर पे जो शेयर कैपिटल था वो 21 लाख था। इस ईयर में शेयर कैपिटल 30 लाख हो गया है। शेयर कैपिटल बढ़ा तो पैसा आया कंपनी के पास, देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश। और शेयर कैपिटल कहाँ आता है? फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में लिखूंगा मैं इशू ऑफ शेयर्स। फाइनेंसिंग में क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे हम लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल हमेशा यहीं आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट? 9 लाख रुपीज़ पैसा आया, तो 9 लाख रुपीज़ की पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसे ही आए तो समझ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से NPBT आएगा हर क्वेश्चन में। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज NPBT। नोट नंबर 1 आओ। नोट नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास? बैलेंस ऑफ P&L। करंट ईयर का 4 लाख, प्रीवियस ईयर का 5 लाख, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। करंट का 4, प्रीवियस का 5, करंट ईयर का 4 लाख माइनस प्रीवियस का 5 लाख, तो जो आपकी फ़िलहाल वैल्यू आ रही है वो 1 लाख आ रही है। इसके बाद इसमें से जो जो जैसे जैसे मिलेगा हम लिखते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन है।
सबसे पहला पार्ट शेयर होल्डर्स फंड्स होता है जो हमने कर दिया, शेयर कैपिटल भी हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हो गया। नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स क्या है सर? बोरोइंग्स है लोन, पैसा बोरो करा है, लोन कहाँ पे जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या दिया है मुझे? नोट नंबर 2 में दिया है 8% डिबेंचर, डिबेंचर मतलब लोन, पहले 5 लाख अब 8 लाख, 3 लाख से बढ़ गए सर, 3 लाख से बढ़ गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने और लोन ले लिया, 3 लाख से बढ़ गए ना 5 से 8, तो हमने लोन ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको फाइनेंसिंग में ही लिखेंगे, इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। ये 8% इस पर इंटरेस्ट है जो हम अभी लास्ट में एडजस्ट करेंगे। 8% डिबेंचर्स 3 लाख रुपए हमारे, 5 से 8 हुआ तो 3 लाख के हमने डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा आ गया, ये भी डन, ठीक है। डिबेंचर्स भी हो गया। अब करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में आपको पता है कि वो ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल के बाद एडजस्ट होता है, बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आपका 1 लाख से 150 हो गया, 1 लाख से 150 हो गया बेटा जी, बढ़ गया ना 50,000 रुपीज से, तो हम इसको क्या करेंगे? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 50,000 से बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 50,000 हम भी प्लस में लिख देंगे क्योंकि ये बढ़ा था। करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा चलता है, बढ़ा तो आप भी बढ़ाओ, कम हुआ तो आप भी कम करो। एसेट में रिवर्स चलता है। ओके, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हमें दिया है, ये हमारा हो गया ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 3। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 100% आपके एग्जाम में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स होगा और कुछ नहीं होता शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। हमेशा क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैक्सिमम। तो यूजुअली प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि या तो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। चेक करते हैं। नोट नंबर 3, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें ये वैल्यूज दी हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के मैंने आपको 2 केसेस बनवाए हैं, या तो उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगा या उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अपने बेसिक्स में जाके रिवाइज करो अपनी कॉपी में पीछे जाके, बट स्टिल क्या करना है? अगर एडजस्टमेंट है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनेगा, एडजस्टमेंट नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड मानते हैं, करंट ईयर को प्रोविजन फॉर टैक्स मानते हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। देखो इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट एक मशीन पे है और एक डिबेंचर पे है। टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रीवियस वाले को टैक्स पेड, प्रीवियस वाला कौन सा है सर? 56 इज टैक्स पेड एंड 76 इज प्रोविजन फॉर टैक्स, ये याद रखना। एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनेगा। ठीक है, चलो 56 इज टैक्स पेड, जो यहाँ पे माइनस होगा, इनकम टैक्स पेड 56,000 और 76 का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ये यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 76,000 ये प्लस होगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व कोई नहीं आया, इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं आया अभी तक इतना ही हमारे सामने आया था। देखो लाइबिलिटी वाला पोर्शन हमने कर भी लिया सारा, कंप्लीट लाइबिलिटी वाला पोर्शन हमारा हो गया। हमने शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल कर दिया, हमेशा फाइनेंसिंग में जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा एनपीवीटी में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा, लोन के नाम से या डिबेंचर के नाम से। करंट लाइबिलिटी में अगर वो प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, अगर कोई और करंट लाइबिलिटी है तो वो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगा। बढ़ी तो आप भी बढ़ाओगे, कम हुई तो आप भी कम करोगे। ठीक है, लेट्स मूव टू एसेट्स नाउ। एसेट्स में बेटा टाइम लगता है क्योंकि एसेट्स में एडजस्टमेंट खास होते हैं। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल का नोट नंबर 4। चलो चेक करते हैं नोट नंबर 4 में क्या दिया है। नोट नंबर 4 में आ गया मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों के बैलेंस। मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस है तो बस एसेट का अकाउंट बनेगा, एसेट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्ट का बैलेंस भी है तो उसका भी अकाउंट बनेगा। तो हम इस बार 2 अकाउंट्स बनाएंगे, मशीन का अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अलग। चलो शुरू करते हैं। हम बनाएंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 एक एसेट का अकाउंट बना देते हैं, एसेट यानी मशीन का अकाउंट बना रहे हैं हम, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं जो कि हमारा प्रोविजन फॉर डेप्ट भी कहलाता है। अब इसमें बेटा जी आपको याद रखना है कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। ठीक है,
तो ये होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये होने वाला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहला काम बैलेंस लिखना होता है, तो आपको बैलेंसिंग आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कहाँ पे आएगा? एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग एसेट और लाइबिलिटी के साथ। एसेट का है 2533। अब देखो कुछ बच्चे ना ये नेगेटिव देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा नेगेटिव वो इस नोट की रिस्पेक्ट में है, अकाउंट की रिस्पेक्ट में कोई नेगेटिव नहीं है। अकाउंट में तो आपको वैल्यू भरनी है। तो 25 33 5 6, 25 33 5 6। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर करंट ईयर का डेप गिवन होगा तो वो यहां लग जाएगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस में आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड गिवन होगा तो यहां आ जाएगा, करंट का डेप में आ जाएगा। पहले यही ढूंढना है कि करंट ईयर गिवन है या एक्यूमुलेटेड गिवन है। करंट ईयर होगा तो यहां लिखना, ये बैलेंस में निकाल लेना। एक्यूमुलेटेड है तो यहां लिखना, ये बैलेंस में निकाल लेना। यही प्रोसीजर, यही तरीका है। ठीक है, चलो चेक करते हैं अब क्या गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख, एक मशीन है जिसका कॉस्ट 8 लाख रुपए का था, ऑन विच मिल गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 320। कॉस्ट 8 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप 320 है। इट वाज सोल्ड फॉर 640। कॉस्ट 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप 320। कॉस्ट है हमारे पास मशीन का 8 लाख, जिसपे पूरा जो डेप लगा एक्यूमुलेटेड डेप वो लगा 320। तो 8 लाख में से अगर मैं 320 हटाऊं, 320 ही था ना, 8 लाख पे 320 एंड इट इज सोल्ड फॉर 640। 8 लाख में से अगर मैं 320 हटाऊं, वैल्यू इज 480, और 480 वाला मशीन इज सोल्ड फॉर 640। सोल्ड 480 की मशीन अगर 640 की बिक जाए, इट मीन्स 160 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 160 का। तो सबसे पहले प्रॉफिट ही लिख दें। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, बेटा अगर प्रॉफिट आता है तो इधर ही लिखते हैं 160। कितने का बिका? वो सेल है बाय बैंक, सेल है 640। 640 की हमने सेल लिख दी। इस पर टोटल जीवन भर का डेप, जब भी एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनता है तो यहाँ हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप आता है। ठीक है, नॉर्मल बनता है तो करंट ईयर का डेप आता है। एक्यूमुलेटेड डेप कितना था इस पे? 320। ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा। टू एसेट 320, बस हमारा हो गया काम। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ से करंट ईयर का डेप निकलेगा 6 लाख प्लस 320 920, 920 माइनस 5 लाख, ये आ गया 420। दिस इज योर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं बाय डेप्रिसिएशन। दिस इज करंट ईयर, ये निकल गया। यहाँ से परचेज निकाल लो, टू बैंक, ये भी बैलेंस में परचेज 33 लाख प्लस 320 प्लस 640, टोटल इज 4260। 4260 को यहाँ लिखता हूँ। 4260 में से 25 लाख और 1,60,000, 16 लाख रुपए की परचेज निकल आई बेटा जी। 16 लाख की आपकी परचेज आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें से पोस्ट होता है। बेटा इन दोनों अकाउंट्स में ना 4 चीज़ें पोस्ट होती हैं, सिर्फ 4 चीज़ें। परचेज सेल इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट लॉस ऑपरेटिंग में। हमेशा ऑलवेज, 5वां कभी नहीं होगा, तीसरा कभी नहीं होगा। 4 चीज़ें हमेशा होंगी। सेल परचेज जो इन्वेस्टिंग में जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो ऑपरेटिंग में जाएगा, करंट ईयर का डेप जो ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये बैलेंस है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बैलेंस कहीं नहीं जाते। एक्यूमुलेटेड डेप ऑलरेडी 2 जगह जा चुका है, ये देखो। अब डेप्रीसिएशन 420, प्रॉफिट 160, डेप्रीसिएशन ऐड होगा, प्रॉफिट लेस होगा। ठीक है, सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स हैं। नॉन कैश में अगर एक्सपेंसेस लॉसेस हैं तो वो प्लस होते हैं, इनकम गेन है तो वो माइनस होते हैं। तो डेप्रीसिएशन आपका 420 का है, ये तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन 420,
420 का तो डेप्रीसिएशन, और जो प्रॉफिट है वो लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 160, ये लेस हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ एसेट। जो सेल वाला फिगर है वो पॉजिटिव में आएगा, जो परचेज वाला फिगर है वो नेगेटिव में आएगा। एक बार मैं फिगर चेक कर लूँ, 420 160 160 420, यस। सेल इज 640, परचेज इज 16 लाख। सेल है 640, परचेज है 16 लाख। डन हो गया ना पूरा एडजस्टमेंट। तो इसी तरीके से आपका एसेट वाला एडजस्टमेंट होता है। आपको दोनों अकाउंट बनाने आने चाहिए, मैंने बहुत ध्यान से समझाया। अगर नहीं देखा तो बेसिक्स का पार्ट नंबर 2 देखो, प्लेलिस्ट में है अकाउंट्स की। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 4 चीज़ें पोस्ट होंगी, सेल परचेज इन्वेस्टिंग में, प्रॉफिट लॉस ऑपरेटिंग में, और प्रॉफिट या लॉस में से एक ही आएगा ऑब्वियसली, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में। डन, चलो अब आगे चलते हैं, हमारा ये काम भी हो गया। उसके बाद बेटा जी इंटेंजिबल एसेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, इंटेंजिबल के लिए एक नोट लिख लेना प्लीज़ अपने पास, सो दैट आप मिस आउट ना करो। अगर इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसको हमेशा रिटर्न ऑफ मानते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस होता है। क्योंकि देखो चलते बिजनेस का गुडविल बिकेगा थोड़ी ना, बिजनेस तो चल रहा है तो इट विल नॉट बी सोल्ड। गुडविल कम हुआ तो राइट ऑफ हो रहा है, बिका नहीं है, सही है। और अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स आप खरीद रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने नॉर्मली अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बढ़ा है तो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है तभी बढ़ा है ना। तो चेक करो अब यहाँ पे क्या हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट 7 से 8 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है अगर बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ गया तो उसको मानना है परचेज। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट 1 लाख रुपए पैसा गया। अब इसमें प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना अपने नोट्स में कि अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ा तो उसको परचेज मानना है, यहाँ लिखना है। कम हुआ तो रिटर्न ऑफ मानना है, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर प्लस करना है। कहाँ पे सर, यहाँ पे, क्योंकि वो एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। गुडविल अगर किसी कंपनी की कम हो रही है तो नॉन ऑपरेटिंग है ना यार, वो उसके ऑपरेशंस की वजह से थोड़ी ना हो रही है। ठीक है, डन। चलो अब आगे चलते हैं, बस क्वेश्चन हमारा एंडिंग पे जा रहा है। करंट एसेट्स में आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और एक कैश और बैंक बैलेंस दिए हुए हैं, बट बिफोर दैट इन्वेंट्री एसेट, यहाँ उल्टा चलेगा। बढ़ा तो आप माइनस करोगे, कम हुआ तो आप प्लस करोगे। बढ़ गया 4 से 8, बढ़ गया तो आप माइनस करते हो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4 लाख, या आप माइनस करोगे 4 लाख रुपए। और एक आप नोट नंबर 3 और बना लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहले हम क्या लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं करंट ईयर का लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर का लिख रहा हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी दी हुई थी, करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है 78 और 89, 78 89। और कैश और बैंक बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है, कैश और बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 78 37, 78 37, 78 78 8 और 8 16 156 126। अब देखो इसका मतलब साल के शुरू में हमारे पास 156 का कैश था और साल के लास्ट तक आते आते 126 रह गया। इसका मतलब 30,000 का कैश आपके पास से गया होगा। 156 में से 30 जाएगा तभी तो 126 बचेगा। यानी ये जो कैश फ्लो है ना, ये पूरा करने के बाद 30,000 नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो मैच होगा। मेरे पास शुरू में 156 है, 30 बाहर जाएगा तभी तो 126 आएगा। चलो चेक करते हैं, एनीवेज हमें तो करना ही है। आओ चेक करते हैं। अब हमारा क्या क्या काम हो गया है, हमें चेक करना है बेटा जी। ये सब हमने कर दिया, क्या हमने चारों नोट्स भी कर दिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ये भी हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट नंबर 1 इज डन। इन्फॉर्मेशन नंबर 2, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। सर ये क्यों दिया गया है, ये इंटरेस्ट के लिए दिया गया है बेटा। जो नए डिबेंचर इशू हुए हैं
वो 1 अप्रैल 2017 को इशू हुए हैं। इसका मतलब देखो, आपके पास जो डिबेंचर है यानी जो लोन है साल के शुरू में 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 18, साल के शुरू में 5 लाख का था, ठीक है, और आपने 3 लाख का और लिया है, तभी तो वो 5 से बढ़ के 8 हो गया। 3 लाख का और लिया, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि 5 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना ही देना है, ये 8%। 5 लाख पे तो 8% आपको देना ही है। 3 लाख आपने और लोन ले लिया। सर वो कब लिया? इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि द लोन इज टेकन ऑन 1 अप्रैल, यहीं पे शुरू में ही ले लिया। इसका मतलब 3 लाख भी यहीं पे ले लिया, तो इस 3 लाख पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज ये लिखा होता कि ये लोन यहाँ पे लिया लास्ट में, अगर यहाँ लिया है तो फिर तो अगले साल दोगे ना आप इसका इंटरेस्ट, पिछले साल थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट देता है। जब लोन लिया वहां से आगे का देंगे, तो तब आपको सिर्फ 5 लाख पे इंटरेस्ट देना था। बट क्वेश्चन ने क्योंकि आपको बता दिया कि लोन शुरू में ही ले लिया गया, तो आपका जो इंटरेस्ट बैठेगा वो पूरे 8 लाख पे पूरे साल का बैठेगा। 8 लाख पे 8%, 64,000 का इंटरेस्ट बनता है। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर ये हटने वाला है, ठीक है। पूरे 8 लाख पे, क्योंकि साल के शुरू में ही और लोन लिया था, इस पे तो पहले से ही था। 8 लाख पे 8%, 64,000 का आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है बच्चे, तो ये 2 जगह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8% डिबेंचर 64,000 आपने पे करे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू, नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर 64,000। सर ये तो हमने याद कर लिया कि नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मैंने आपको समझाया है कि एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करे जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए, ठीक है। बस हो गया हमारा काम। एनपीबीटी देख लो कितना है। एनपीबीटी माइनस का 1 लाख प्लस का 76, 24,000 माइनस का आ जाएगा, 24,000 नेगेटिव का, 24,000 नेगेटिव का मैं यहाँ पे लिखूंगा 24,000 माइनस का, ठीक है। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कितना बनेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए 420 माइनस 24,000 माइनस 1,60,000 प्लस 64,000, 3 लाख रुपीज़ का तो बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, इसमें ये एडजस्ट कर दो, 350 माइनस के, 350 माइनस के, तो ये 50,000 नेगेटिव का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इनकम टैक्स पे करा तो कैश फ्लो 1,06,000 नेगेटिव आ गया बेटा। कैश फ्लो नहीं बोलेंगे इसको, कैश यूज्ड बोलेंगे। आप यहाँ पे लाइन लिखोगे क्या, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कभी भी आपका फिगर नेगेटिव आए तो उसको कैश यूज्ड बोलना है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग में चेक करते हैं। इन्वेस्टिंग में तो यूजुअली नेगेटिव ही आता है। 16 लाख 1 लाख नेगेटिव, यानी 17 लाख प्लस का 640, तो वैल्यू आ जाएगी 10,60,000, 10,60,000 दैट टू नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग चेक कर लेते हैं आप फटाफट से। 9 3 12, 12 लाख माइनस 64,000, 11,36,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो इसको लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक हो गया जी। अब आपको क्या करना है, बस A प्लस B प्लस C, जो आपका ये वैल्यू आएगा 11,36,000 पॉजिटिव माइनस 10,60,000 माइनस 1,06,000, देखो 30,000 नेगेटिव आ गया। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख के कि ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि कम हो रहे थे ना, तो इसका नेगेटिव आना ज़रूरी था। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड करो, दैट इज़ 156 प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि है 156, 156 माइनस 30 ये हो गया 126,
ये आपका वैल्यू आया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो इस तरीके से हमारा पूरा कैश फ्लो तैयार होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो नीचे वाले पोर्शन का ले लो, ठीक है। फिर पूरा कैश फ्लो हम एक जगह अगर रखें तो कुछ लगभग कुछ इस तरीके का हमारा कैश फ्लो नज़र आएगा। ऊपर पर्टिकुलर्स अमाउंट ज़रूर लिख लेना, कहीं वो भी तुमको आपने तो लिखा था तो हमने एग्जाम में नहीं लिखा, लिख देना उसको, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक और क्वेश्चन कैश फ्लो का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको करा पाऊँ सो दैट आपका कैश फ्लो बहुत अच्छे से हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कैश फ्लो के, इशू ऑफ शेयर्स के। और बस रूटीन को फॉलो करके चलना और जो जो डेली टारगेट्स दिए गए हैं उसको पूरा करके चलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।